नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 जो आपका है वो अधिगम का निर्धारण यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो हम सीखते हैं, जो भी हम सीखते हैं उसका मूल्यांकन आपको पेपर नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ना है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 25 प्रश्नों का सीरीज हम लोग देखेंगे। 25 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के सीरीज को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप ये बिना स्किप किए हुए अगर देख लेते हैं, ये वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देख लेते हैं और ये जो 25 क्वेश्चन हैं इसको आप ध्यान से अगर देख लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि आपका कोई भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर जो विस्तृत क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा कि ये 25 क्वेश्चन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। उसके बाद से एक एक करके एक एक प्रश्न का हम लोग विस्तृत उच्चारण करेंगे, विस्तृत समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा परीक्षण क्या है। ठीक है, पहला जो आपका क्वेश्चन क्या होगा वो परीक्षण क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा चर क्या है, चर को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन होगा मापन का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपका चौथा जो क्वेश्चन होगा मापन के चर व प्रकार को बताइए, यानी मापन के कितने चर होते हैं और कितने प्रकार होते हैं मापन के, उसको आपको बताना है। उसके बाद आपका पांचवा जो क्वेश्चन होगा वो मापन के स्तर को समझाइए। छठा नंबर का क्वेश्चन होगा उपलब्धि को बताइए। सातवां क्वेश्चन होगा उपलब्धि गुणांक को परिभाषित कीजिए। आठवां क्वेश्चन होगा प्रश्न बैंक क्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब सारे जो 25 क्वेश्चन लिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में निश्चित रूप से यही सब फंसेगा। नौवां नंबर यानी प्रश्न संख्या 9 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। 10वां क्वेश्चन आपका होगा मानक विचलन से आपका क्या तात्पर्य है। 11वां क्वेश्चन होगा सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग को बताइए। 11वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थे सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग को बताइए। 12वां क्वेश्चन होगा शिक्षा में सहसंबंध के महत्व का वर्णन कीजिए। 13 नंबर का जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे वो साक्षात्कार प्रविधि से आप क्या समझते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन होगा स्व आख्या, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्व आख्या तकनीक क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप का परिचय दीजिए एनसीएफ 2005। ये एकदम निश्चित आपके लिए आएगा, एकदम बिल्कुल 100% ये पेपर में आएगा ही आएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप का परिचय दीजिए यानी एनसीएफ 2005, ये आएगा ही आएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। 16 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, परिभाषित कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन मानकीकरण का आशय बताइए। उसके बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन होगा वैधता से आप क्या समझते हैं। 19 नंबर का जो क्वेश्चन होगा मूल्यांकन की उपयोगिता को बताइए। 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा 20वां जो क्वेश्चन आपका होगा आईक्यू से आप क्या समझते हैं। 21 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो रुचि क्या है, परिभाषित कीजिए। 22 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। 23 नंबर का जो क्वेश्चन होगा 23वां जो प्रश्न होगा वो होगा व्यक्तित्व का आकलन को समझाइए। 24 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो ग्रेडिंग प्रणाली क्या है और 25 नंबर और लास्ट आज के क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देखेंगे वो परीक्षण प्रशासन क्या है। तो दोस्तों आइए पेपर हम शुरू करते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 25 क्वेश्चन लिए गए हैं और बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और आपको ये चीज़ और बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पर अगर पहली बार अगर विजिट आप कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीएड से लेकर के टेट प्लस सुपर टेट तक आपके लिए ये चैनल आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा और आपकी तैयारी कराती रहेगी चैनल ये। आइए अब देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो परीक्षण क्या है, परीक्षण के बारे में समझते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आकलन यानी आकलन क्या है, असेसमेंट क्या है। ठीक है, तो असेसमेंट क्या है, चूंकि आपका किताब ही असेसमेंट पर है तो असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम ग्रहण किया है या ग्रहण करने में समर्थ रहा है। देखा जाए तो मूल्यांकन और आकलन दोनों लगभग एक समान ही हैं। प्रक्रिया है। आकलन कम पैमाने पर की जाती है, वही मूल्यांकन बृहद पैमाने पर की जाती है। तो दोस्तों आकलन यानी आकलन का मतलब ये हो गया कि हम लोग ये देखते हैं कि जो बच्चा सीखा है वो किस लेवल पर सीखा है, उसे ही हम आकलन कहते हैं।
आज के सीरीज का पहला जो क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था कि परीक्षण क्या है। तो परीक्षण क्या है? परीक्षण जांच की वह प्रक्रिया है, परीक्षण जांच की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक तथा शिक्षा अधिकारी प्रत्येक बालक की शैक्षिक, शारीरिक तथा मानसिक गुणात्मक योग्यता का पता लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षण क्या है। तो परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप सभी बच्चे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आपका शैक्षिक योग्यता क्या है, शारीरिक योग्यता क्या है, मानसिक योग्यता क्या है, इसका गुणात्मक यानी आपका जो गुणात्मक योग्यता है उसका पता लगाते हैं। यही एक परीक्षण है। अब परीक्षण की परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। परीक्षण की परिभाषा आप देख लीजिए। क्रोमबैक के अनुसार यानी क्रोमबैक के अनुसार परीक्षण उस सुव्यवस्थित पद्धति को कहते हैं जिसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो परीक्षण है, परीक्षण क्या है? परीक्षण ये है कि जैसे 2 बच्चे हैं या फिर 100 बच्चे हैं, उसमें ये देखने के लिए कि कौन तेज है, उसमें के तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक यानी इन दोनों में सबसे तेज कौन है उसका हम लोग परीक्षण के द्वारा हम पता लगाते हैं। ये क्रोमबैक के अनुसार है। आपको अब दूसरा सीरीज, ये इस सीरीज का दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो चर क्या है, चर को परिभाषित कीजिए। यानी चर क्या है? तो चर को अगर एक लाइन में अगर हम कहें तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसका मान बदले उसे चर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे चर का सरल शब्दों में अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जिसमें किसी एक या अन्य कारणों से बदलाव आता रहता है, चर कहलाता है। अब चर की परिभाषा एक आप देख लीजिए यहाँ पर। चर की परिभाषा तो वस्तुओं, घटनाओं, किसके माध्यम से? डी अमोटो के शब्दों में देखें तो वस्तुओं, घटनाओं या व्यक्तियों के मापन योग्य किसी भी गुण को चर कहा जा सकता है। ठीक है, वस्तुओं, घटनाओं या व्यक्तियों के मापन योग्य किसी भी गुण को चर कहा जाता है। ये किनके द्वारा है? तो डी अमोटो के शब्दों में है। तीसरा क्वेश्चन है, आज के सीरीज का तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो मापन का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो मापन का अर्थ, मापन क्या चीज है? सामान्यतः किसी वस्तु के भार, लंबाई और आयतन को निश्चित इकाई में मापने और प्रकट करने की क्रिया को मापन कहते हैं। ठीक है, किसी किसी व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गई, ठीक है, उसको या कोई भार, किसी के भार को अगर लंबाई, आयतन को निश्चित इकाई में मापन और प्रकट करने की क्रिया को मापन कहते हैं। जैसे मनुष्य के भार को किलोग्राम में, ठीक है, मनुष्य कितने किलोग्राम का है उसको हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। रोड की लंबाई को मीटर में मापते हैं। दूध के आयतन को हम लोग लीटर में मापते हैं। यही मापन है। अब देखिए चर 2 प्रकार के होते हैं, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। तो जैसे गुण हो गया, कोई लड़का है चाहे लड़की है या कोई भी वस्तु है, उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, गुण कैसा है, ये गुणात्मक चर है। ठीक है, और मात्रात्मक चर क्या है? यानी 10 किलो का है, लंबाई अगर 4 फीट 5 इंची है या 2 फीट है, तो ये क्या हो गया? ये मात्रात्मक हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए मापन की परिभाषा। ठीक है, मापन की परिभाषा रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ये क्या बोलते हैं? मापन निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? मापन निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर केला है, तेल, जैसे मान लीजिए पेट्रोल हो गया। पेट्रोल अगर 1 लीटर 100 रुपया का मिल रहा है, ठीक है, पेट्रोल 100 रुपया में 1 लीटर मिल रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है? एक निश्चित नियम के अनुसार कि 100 रुपया में आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, चाहे वो कोई भी जाएगा, कहीं भी जाए, अगर ये नियम है, अगर देखा जाए तो 100 रुपया लीटर अगर पेट्रोल है तो वो सबको 100 रुपया ही 1 लीटर मिलेगा। यही इसके कहने का मतलब है। मापन निश्चित नियमों के अनुसार, मापन निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान, यानी वस्तु पेट्रोल 1 लीटर 100 रुपये का, ठीक है, अंक प्रदान करने की
प्रक्रिया। ये मापन की परिभाषा हो गई। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर मापन के, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, मापन के चर व प्रकार को बताइए। मापन के चर व प्रकार को बताइए। तो अभी मापन के चर हम लोग 2 प्रकार के पढ़े हैं। मापन 2 प्रकार के चर इससे हैं। पहला है गुणात्मक चर और दूसरा क्या है, मात्रात्मक चर। तो गुणात्मक चर में मापन के 2 चर होते हैं। गुणात्मक चर वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ ऐसे गुण जिन्हें देखा समझा जा सकता है, उन्हें निश्चित इकाई अंकों में मापा नहीं जा सकता है। जैसे आप कितने गोरे हैं, कितने काले हैं, उसको कोई इकाई में नहीं मापा जा सकता है। वही आपका क्या हो गया, गुणात्मक चर हो गया। लेकिन अगर वही देखा जाए मात्रात्मक चर, तो ये वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ ऐसे गुण जिन्हें निश्चित मात्रा में मापा जा सकता है। जैसे मनुष्य की लंबाई, भार, मात्रा जैसे लंबाई मान लीजिए कि 5 फीट है, भार 40-45 kg है, ठीक है, ये सब क्या है, ये मात्रात्मक है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि चर अभी हम क्या पढ़े, पहला गुणात्मक चर पढ़े, गुणात्मक, और दूसरा क्या हो गया, मात्रात्मक। अब मात्रात्मक जो चर है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति वस्तु की लंबाई चौड़ाई हम लोग मात्रात्मक चर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मात्रात्मक चर के प्रकार, यानी मात्रात्मक चर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो ये सतत चर और असतत चर। तो सतत चर के अंतर्गत यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं छोड़ी जाती है। जैसे मान लीजिए कि सतत चर अगर हो गया तो इसमें 3.2 इंच, जैसे किसी की लंबाई अगर 4 फीट 2 इंची है या 3 इंची है, तो उसको 4 फीट 3 इंची लिखेंगे, वो सतत चर के अंतर्गत आता है। और असतत चर के अंतर्गत इसमें वैल्यू पूर्णांक होता है, जैसे 1, 2, 3। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम लोग देखेंगे कोई बुक है, कोई किताब है, ठीक है, तो उसमें क्या है, मान लीजिए कि कोई किताब है, लिखा हुआ है, उसमें अगर 5 शब्द गलती हो गए तो 5.2 नहीं बोलेंगे कि 5.2 शब्द गलती हैं, क्या है, 5 गो शब्द गलत है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, असतत चर हो गया। जबकि सतत चर में क्या होता है, पॉइंट को भी लिया जाता है, ठीक है। जैसे 1 kg 200 ग्राम, इस तरीके से जो मूल्यांकन होता है वो सतत चर के अंतर्गत होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, वो मापन के स्तर को समझाइए, ठीक है, मापन के स्तर को समझाइए। ये आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन था। तो मापन के स्तर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 10 नंबर में भी आ सकता है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और जल्दी समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मापन के स्तर, मापन कितने स्तर से होते हैं, तो मापन के स्तर, मापन के 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, मापन के 4 स्तर होते हैं। पहला कौन, नामित मापन, दूसरा क्रमिक मापन, तीसरा अंतराल मापन और चौथा अनुपातिक मापन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हम एक बात और समझा देना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में केवल पूछ दे कि नामित मापन से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछ देगा क्रमिक मापन से क्या समझते हैं, या अंतराल मापन या अनुपातिक मापन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर समझ लेते हैं, तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो आपसे नहीं छूटेगा। तो नामित मापन का मतलब ये हो जाता है नामित करना, यानी जैसे मान लीजिए कि किसी गांव की जनगणना, उसमें क्या होता है, तो उसमें ये पता चलता है कि इस गांव में इतने लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कलवारी है या भीम, जो भी कोई बलिया जिला है, ठीक है, या बलिया हो गया या मऊ जिला हो गया या कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप ले लीजिए, उसकी जनगणना कराई गई और जनगणना कराने के दौरान पता चला कि उसमें 5,000, 10,000, 20,000, यानी जो भी जनसंख्या है वो एक नामित अनुसार पता चल जाता है कि इसमें इतने लोग हैं, ठीक है, इतने लोग हैं, इतने गरीब हैं, इतने धनी हैं, ठीक है, ये नामित हो गया। या इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, ये सब क्या हो गया, नामित मापन हो गया। अब देखिए क्रमिक मापन क्या है, तो क्रमिक मापन के अंतर्गत आपको पता चल जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे एग्जाम दिए, ठीक है, एग्जाम दिए, उसमें से देखेंगे कि प्रथम कौन आया, द्वितीय कौन आया, तृतीय कौन आया, फोर्थ कौन आया, ठीक है। तो ये एक क्रम के अनुसार जो पता चलता है, ये क्रमिक मापन के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जैसे यहाँ पर हम आप लोग देख सकते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, द्वितीय कौन थे, तृतीय कौन थे, चतुर्थ कौन से, ये एक क्रम को दर्शाता है, ठीक है। या यहाँ पर एक ये भी समझ लीजिए कि प्रथम
प्रथम कौन आया, द्वितीय कौन आया, तृतीय फोर्थ कौन आया है, ये एक क्रमिक मापन के अंतर्गत आता है। अब देखिए अंतराल मापन, ठीक है। तो अंतराल मापन क्या है, तो अंतराल मापन ये है कि जैसे भारत की जनगणना अगर कराई जाती है, ठीक है, भारत की जनगणना अगर कराई गई तो उसमें ये हुआ कि 2010 में कराई गई, 2011 में जनगणना हुआ था। अब 10 साल बाद यानी 10 साल के अंतराल के बाद फिर से जनगणना कराई जाएगी, वो अंतराल मापन कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, अंतराल मापन। अब उसी में देख लीजिए थोड़ा सा, ये चौथा नंबर जो है अनुपातिक मापन, यानी अनुपातिक मापन क्या होता है, तो अनुपातिक मापन के अंतर्गत देखेंगे तो जैसे 3 समय, जैसे मैच मान लीजिए कि हो रहा है, वनडे 3 दिवसीय मैच हो रहा है, तो इसमें भारत अगर 3 मैच जीत जाता है, पाकिस्तान अगर 0 मैच जीता है, तो ये 3-0 से यानी 3 संबंधित 0 का अपना ये अनुपात हुआ है, ठीक है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि कोई छड़ी है, इसकी लंबाई आपको 12 फीट 6 इंची है, ठीक है। इस छड़ी की लंबाई 12 फीट 6 इंची है, तो इस आधे छड़ी की लंबाई 6 फीट 6.3 इंची होगी, ठीक है। ये क्या हो गया, एक अनुपातिक मापन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए उपलब्धि का अर्थ, ठीक है। तो उपलब्धि, अब क्वेश्चन आपको पूछेगा उपलब्धि को बताइए, तो उपलब्धि क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों प्रकार का ज्ञान तथा कौशल प्राप्त करता है। इस ज्ञान तथा कौशल में कितनी दक्षता व्यक्ति में प्राप्त की है, इसका पता उस ज्ञान तथा कौशल के उपलब्धि परीक्षण से ही पता चलता है। यानी उपलब्धि परीक्षाएं वे परीक्षाएं हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों तथा सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी आपको 1 साल जो भी पढ़ाया जाता है, 1 साल जो भी आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपने क्या पढ़ा उसका मूल्यांकन जब होता है वही है उपलब्धि, ठीक है। अब देखिए उपलब्धि परीक्षण क्या है, तो उपलब्धि परीक्षण डुबेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। यानी आप क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। अब देखिए उपलब्धि का गुणांक, यानी उपलब्धि का गुणांक कैसे हम लोग देखेंगे कि आप कितना उपलब्धि हुआ है। उपलब्धि गुणांक को ज्ञान लब्धि या बुद्धि लब्धि, ठीक है, संप्राप्त लब्धि भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। ज्ञान, आयु तथा मानसिक के अनुपातिक रूप को ज्ञान लब्धि या उपलब्धि गुणांक कहते हैं। 8वां नंबर का आपका क्वेश्चन था कि प्रश्न बैंक क्या है। जैसे मान लीजिए कि जो पैसे का बैंक होता है, पैसे के बैंक में अगर देखा जाए जो भी बैंक आता है, तो बैंक आपके नज़र में अगर जैसे ही बैंक का नाम लिया जाए तो आपका ध्यान सीधे बैंक में जाएगा, जहाँ की ATM पैसा, जो भी हम लोग पैसा लेन देन करते हैं वो बैंक। लेकिन यहाँ पर प्रश्न बैंक है, तो प्रश्न बैंक है तो ऑटोमेटिक जहाँ पैसे वाला बैंक है आप लोग देखे होंगे वहाँ पैसा रहता है, तो प्रश्न बैंक का मतलब हो गया कि वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। प्रश्न बैंक का अर्थ होता है एक ऐसा बैंक या कोषागार जहां विभिन्न विषयों के मूल्यांकन संबंधी विविध प्रश्नों का अमूल्य संग्रह होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का संग्रह हमें उचित मुद्रण तथा सजील रूप में अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने हेतु प्राप्त हो सकता है। यानी प्रश्न बैंक में बहुत सारे प्रश्नों का खजाना होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति में प्रतिनिधित्व मान माप होता है जो सारे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति माप का मतलब ये हो गया कि गांव का मुखिया, सीधे उदाहरण आप लोग ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर आपके गांव की समस्या कोई है और वो सभी लोग बारी बारी जा करके DM साहब से कहेंगे, तो वो अब कितने लोगों की बात को सुनेंगे। इसलिए एक केंद्रीय माप जो मुखिया का चुनाव कर लिया जाता है और मुखिया जो भी डिसीजन लेता है वो पूरे गांव को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय लेता है। वही एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जो भी मुखिया कहेगा वो सब कुछ सबको मान्य होगा, तो वही एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति में प्रतिनिधित्व मान माप, यानी जो प्रतिनिधित्व उसमें मान एक तो बीच वाला हम लोग माप लेते हैं और उसी को सब लोग क्लियर कर देता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की विविधता निम्नलिखित है। अब क्या क्या है इसको देख लीजिए।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मानक विचलन से था, यानी आ जाएगा आपको क्वेश्चन, आपको आपके लिए अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मानक विचलन क्या है, तो मानक विचलन विचलन का रेखीय माप प्राप्त करने के लिए, विचलन का रेखीय माप प्राप्त करने के लिए हम प्रसरण का वर्गमूल निकाल देते हैं। प्रसरण का यह वर्गमूल मानक विचलन कहलाता है। यानी यहाँ पर देखिए प्रसरण का वर्गमूल मानक विचलन कहलाता है, और ये केवल आप लिख देते हैं प्रसरण में, प्रसरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मानक विचलन केवल आप ये केवल लिख लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग को बताइए। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उनका जन्म 29 जून 1883 में कोलकाता में हुआ था। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन क्षेत्र में लागू होता है। जैसे आपका जो रिजल्ट तैयार होता है वो क्या होता है, एक संख्या में होता है। ठीक है, तो ये सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग, सांख्यिकी का जो शैक्षिक उपयोग है वो क्या है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन, आपके रिजल्ट का जो संग्रह होता है उसको प्रदर्शित, वर्गीकरण किया जाता है, वो सांख्यिकी शैक्षिक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन था शिक्षा में सहसंबंध के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी शिक्षा में सहसंबंध का क्या महत्व है, इसको आप लोग देख लीजिए। दो विषयों के सहसंबंध की सहायता से किसी छात्र की एक विषय की योग्यता के आधार पर उसकी दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा में सहसंबंध, आप अगर पढ़ रहे हैं और मैथ में तेज हैं या कोई सब्जेक्ट आपका बहुत तेज है, या मान लीजिए कि हिंदी ही तेज है, तो आपको ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका दूसरा भी जो सब्जेक्ट है वो भी उसमें आप पारंगत होंगे, कुछ तेज जरूर होंगे। ठीक है, तो ये शिक्षा में सहसंबंध का एक महत्व है। दूसरा सहसंबंध जो महत्व है उसके अंतर्गत देखेंगे, दो विषयों के सहसंबंध की सहायता से यदि उपर्युक्त अनुमान सही न निकले तो यह निदान करना आवश्यक हो जाता है कि उसका क्या कारण है। निदान करने के बाद उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश में तेज हैं और मैथ में तेज नहीं है, तो क्या कारण है कि मैथ में तेज नहीं है, उसका उपचारात्मक किया जा सकता है। उसका मान लीजिए कि आप तेज नहीं है मैथ में, तो उसको आपको अलग से क्लास दे करके तेज किया जा सकता है। ये संबंध, शिक्षा में सहसंबंध का महत्व है। अब नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो साक्षात्कार प्रविधि से आप क्या समझते हैं। ये साक्षात्कार यानी साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, तो प्रेरक साक्षात्कार नैदानिक मनोवैज्ञानिक विलियम आर मिलर और स्टीफन रोलनिक द्वारा विकसित एक परामर्श दृष्टिकोण है जो पहली बार व्यवहारिक मनोचिकित्सक में प्रकाशित एवं लेख में मिलर 1983 द्वारा वर्णित किया गया। ठीक है, साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। ठीक है, क्या यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है, जैसे इंटरव्यू। ठीक है, इसको आप लोग अब समझ जाइएगा। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू हो गया, तो इंटरव्यू क्या होता है उसके बारे में आपको लिख देना है। अब देखिए स्व आख्या क्या है। ठीक है, स्व आख्या क्या है, स्व आख्या का मतलब क्या है, जब विषयी अपने स्वयं के व्यवहार के विषय में जानकारी देता है तब वह स्व आख्या सेल्फ रिपोर्ट कहलाती है। स्व आख्या तकनीकी में मापे जा रहे व्यक्ति से उसके स्वयं के व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे आपको पर्सनल देखा जाए तो एक लोगों के बारे में जो रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और आप उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, मूल्यांकन आप अपना करवाएंगे, वही स्व आख्या तकनीकी है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 ये है क्या, तो ये है बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, जो बालक हैं, स्कूल में बालक जाते हैं, उनको क्यों पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है, क्या पढ़ाया जाए, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आपको देता है एनसीएफ 2005। ठीक है,
तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। ठीक है, ये क्या है? एनसीएफ 2005 क्या है? एक दस्तावेज है जो कि उसमें ये किया गया है कि बच्चे को क्यों पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। ये उस जो फ्रेमवर्क है जो एनसीएफ 2005 है उसमें ये तैयार किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रकृति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मक उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीयता पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लिख सकते हैं कि 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है, सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 के पाठ 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये कौन कौन सिद्धांत है? केवल सिद्धांत आप लोग समझ जाते हैं तो आप एनसीएफ 2005 लिख लीजिएगा। तो उसमें पहला सिद्धांत क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, यानी जो खेल कूद है, बाहरी जो जीवन है उसको ज्ञान से जोड़ा जाए। बच्चे क्या करते हैं? देखते हैं आप लोग ज़्यादा खेल में मन लगाते हैं, तो अगर स्कूल में उनको खेल कूद कराया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये एनसीएफ 2005 में एक सिद्धांत है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा है पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। चौथा आपका है कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए, यानी जो कक्षा कक्ष में जो बच्चों को पढ़ाया जाए उसमें गतिविधि, जैसे बच्चों से कोई भी कहानी पढ़ा रहे हैं तो उन लोगों को शामिल करके उन लोगों से गतिविधि कराई जाए। 5वां नंबर है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यालय को तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं की पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा एक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या में अंतर पूछ देता है कभी कभी कि पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यचर्या क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे पाठ्यक्रम क्या है? क्यूरिकुलम, और पाठ्यचर्या का मतलब हो गया सिलेबस। थोड़ा सा स्पेलिंग भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। जैसे पाठ्यचर्या न समझ में आए, सिलेबस पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सिलेबस क्या होता है और पाठ्यक्रम क्या होता है, तो क्यूरिकुलम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम समग्र सामग्री है जो एक शैक्षिक प्रणाली में पढ़ाया जाता है, यानी एक साल आपको क्या पढ़ाना है वो आपको एक पाठ्यक्रम में मिलेगा, जबकि सिलेबस वह दस्तावेज है जिसमें किसी विषय में शामिल अवधारणाओं के सभी भाग शामिल होते हैं। यह बालक के, देखिए क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम क्या कहता है कि यह बालक के सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं, जबकि पाठ्यचर्या यह केवल पढ़ने का आधार होता है। तीसरा नंबर पर देखेंगे पाठ्यक्रम का एक और, तो इसमें बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, जबकि पाठ्यचर्या में इसमें केवल बौद्धिक विकास ही होता है। अब देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है? आपको क्वेश्चन अगर मिल जाता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई मनोवैज्ञानिक टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई मनोवैज्ञानिक टेस्ट किए जाते हैं। इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण की मदद से किसी व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व और उसकी कार्य क्षमताओं का अंदाजा लगाया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा एक ठो आप देख लीजिए। क्रॉनबैंक के शब्दों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित प्रक्रिया ही परीक्षण है। यानी आप लोग देख लीजिए, आप लोग 2 हैं या 2 से अधिक हैं व्यक्तियों के व्यवहार, आपके व्यवहार का तुलना करने की व्यवस्थित प्रक्रिया ही परीक्षण है। देखिए आपको हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, इस पर थोड़ा सा छोटा सा हम प्रकाश डाल दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है उसमें सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाने की जो है बात कही गई है। शिक्षा प्रदान करने का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया है। शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में विभाजित कर दिया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य, इसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि अपना ये क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मानकीकरण का आशय। ठीक है, मानकीकरण क्या है?
इसको अब आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। तो मानकीकरण का आशय क्या है? किसी वस्तु या उपकरण आदि का ऐसा रूप या मापदंड स्थिर करना जिसमें उसकी गुणवत्ता या शुद्धता आदि के संबंध में संदेह की गुंजाइश न रह जाए। यानी मानकीकरण आएगा तो ISI जो मार्का का होता है हम लोग लेते हैं, या कोई मार्का देखते हैं कि ये शुद्ध है, जो मार्का है वो क्लियर करता है कि इस मार्का का अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बजाज अगर लिखा हुआ है तो हम शुद्ध कंपनी ले रहे हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एक मानकीकरण का आशय हो गया कि जो हम लोग देखते हैं अगर वो मुहर लगा है तो उसको हम शुद्धता से उसको अपना देखते हैं। टी स्कोर भी आपको हो सकता है कि इस बार भी देखने के लिए मिल जाए कि टी स्कोर क्या होता है। तो ये सन 1922 में मैकाले कई स्थानों पर विद्यार्थियों की संख्या के संबंध में आंकड़े एकत्र करते समय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में सबसे अधिक बालक 12 वर्ष की अवस्था के थे। अतः 12 वर्ष के बच्चों पर आधारित तथ्य समग्र के अधिक प्रतिनिधिकारी होंगे। इसलिए मैकाले ने 12 वर्ष की इकाई को आधार मानकर शेष सभी अवस्था के बालकों का मापन करने की चेष्टा की और मापनी विधि को टी स्कोर 12 स्कोर कहा। ठीक है, यानी जो टी स्कोर है सन 1922 में मैकाले, ये याद रखिएगा 1922 में मैकाले ने बहुत सारे विद्यालयों का निरीक्षण परीक्षण किया। उसमें उन्होंने पाया कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसमें 12 वर्ष से ज़्यादा, 12 वर्ष की अवस्था वाले बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। उन्हीं बच्चों को आधार मानकर शेष सभी अवस्था के बच्चों का मापन करने की चेष्टा की। यानी जो 12 वर्ष के बच्चे थे उन्हीं को आधार मान करके और सब बच्चों को मापने की चेष्टा की। उसी को उन्होंने टी स्कोर या 12 स्कोर कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो वैधता, यानी वैधता क्या है। ठीक है, वैधता भी वही है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं, जैसे यहाँ भी वही देखिए ISI मार्का का देखते हैं या और कुछ देखते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे वैध शब्द लैटिन वेलिडस से लिया गया है जिसका अर्थ है मजबूत। ठीक है, जिसका अर्थ है मजबूत। एक स्रोत में उच्च स्तर की विश्वसनीयता हो सकती है। उदाहरण के लिए क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञ द्वारा एक अकादमिक जर्नल में प्रकाशित शैक्षिक अनुसंधान, हालांकि डेटा की वैधता का निम्न स्तर हो सकता है कि वह बहुत पुराना हो सकता है। वैधता वह सीमा है जहां एक अवधारणा, निष्कर्ष या माप अच्छी तरह से स्थापित होता है और संभावना वास्तविक दुनिया से सटीक रूप से मेल खाती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि वैधता है क्या। वैधता यानी शुद्धता की गारंटी। ठीक है, वही वैधता है, वो वैध है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आप लोग देख लीजिए, जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण हम लोग देख लिए, मानकीकरण का आशय देख लीजिए, वैधता देख लीजिए, वैधता क्या होता है। तो वैधता के बारे में हम लोग देखें। मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है, तो मूल्यांकन हम लोग क्यों करते हैं, उसकी उपयोगिता क्यों है, इसको हम लोग देख लिए। ठीक है, IQ से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों IQ से आप क्या समझते हैं, IQ बुद्धिलब्धि, यानी किसी व्यक्ति की बुद्धिलब्धि से संबंधित है। तो बुद्धिलब्धि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखे हैं। रुचि भी हम लोग देखे हैं, इसके पहले वाला जो वीडियो हम लोग देखे थे उसमें रुचि क्या है, रुचि को परिभाषित कीजिए। रुचि, जैसे आप किसी भी वस्तु में अगर रुचि लेते हैं तो वो आसानी से आप सीख सकते हैं। तो रुचि क्या है उसको परिभाषित करने के लिए अपना ये भी हम लोग देख चुके हैं। व्यक्तित्व का अर्थ में परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का आकलन को समझाइए। यानी व्यक्तित्व जो आपका पर्सनालिटी है उसका आकलन कैसे हम लोग करेंगे, देख करके करेंगे, कौन कौन सी मूल्यांकन करेंगे, किस तरीके से अपना करेंगे, वो व्यक्तित्व का आकलन हो गया। अब देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था ग्रेडिंग प्रणाली। यानी ग्रेडिंग का मतलब कि ABCD अपना ग्रेड जो दिया जाता है उससे संबंधित है। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली में परीक्षार्थियों को विषय विशेष में अंकों के आधार पर 5, 7 अथवा 9 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। ठीक है, 5 या 7 या 9। आप लोग ग्रेडिंग में सुने होंगे कि ABC, यानी बच्चे को कौन सा अंक दिया जाता है, किसी को A मिला होता है, किसी को B मिला होता है, किसी को C मिला होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रेड सिस्टम होता है वो 5 अंकों में दिया जाता है,
7 अंकों में दिया जाता है और 9 अंकों में दिया जाता है। वो कौन कौन से ग्रेड होते हैं, 5 अंक, 7 अंक और 9 अंक, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं यहाँ पर कि जो 7 अंक वाले ग्रेड होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो 7 अंक में क्या क्या हम लोग देखते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं, वो अगर जिस बच्चे को मिल जाता है वो विशिष्ट हो जाता है। ए जिस बच्चे को मिलता है अति उत्तम होता है, बी जिसको मिलता है उत्तम होता है, सी जिसको मिलता है ग्रेड वो औसत होता है, डी ग्रेड जिसको मिलता है वो संतोषजनक होता है, ई जिसको मिलता है वो निष्कृष्ट होता है, और जिसको एफ मिलता है वो निष्कृष्टम होता है यानी फेल होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, जो 7 अंक वाले ग्रेड है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 अंक के अंतर्गत जो आता है उसमें देख सकते हैं ओ को लिया गया है, ए बी सी और डी को लिया गया है, इसमें ओ को लिया गया है और ए बी सी डी ई एफ को लिया गया है, और ये जो 9 अंक का है उसमें ओ को लिया गया है और ए बी सी डी ई एफ जी को न लेते हुए आई और जे को लिया गया है। ये आपके ग्रेडिंग सिस्टम है। इसके बारे में और थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें 7 ग्रेड बिंदु प्रणाली सर्वोच्च मानी जाती है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं। ग्रेड प्रणाली जो ग्रेड सिस्टम है उसकी शुरुआत कौन किया था, तो हमारे देश में सर्वप्रथम मुदालियर आयोग 1952 से 53 ने ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया है। इसके बाद कोठारी आयोग ने 1964 से 66 ने इस प्रणाली के प्रयोग पर बल दिया। बाद में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद NCERT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने भी ग्रेड प्रणाली का वकालत किया, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी ग्रेड प्रणाली के प्रयोग पर बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो ये है आज का, ये है आपका परीक्षण प्रशासन। यानी परीक्षण प्रशासन क्या है। अब तक तो हम लोग परीक्षण के बारे में पढ़ते रहे, लेकिन परीक्षण प्रशासन क्या है। ठीक है, तो परीक्षण प्रशासन का अर्थ है परीक्षण के दौरान एक परीक्षण शुरू करने से लेकर उसके परिणाम तक सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से संपन्न कराना। कुछ परीक्षणों का प्रशासन अत्यंत सरल है और अन्य का दुष्कर। कुछ परीक्षणों का प्रशासन इतना कठिन है कि इसके लिए लंबे प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि सामूहिक परीक्षण, जैसे डीएड हो गया, बीएड हो गया, मान लीजिए कि टेट या सुपर टेट, जो मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है उसमें अगर परीक्षण कराया जाता है तो वो एक बृहद परीक्षण होता है, उसके लिए आपको परीक्षण की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें यही है कि सामूहिक परीक्षण में एक मुख्य प्रशासनिक कार्य समूह का नियंत्रण भी है। यह अत्यंत कठोरता से नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें परीक्षण की वस्तु स्थिति में एक अवस्था अस्वाभाविकता उत्पन्न होगी। यदि परीक्षक मित्रता का वातावरण बनाए रखे एवं उसकी परीक्षार्थियों से सहानुभूति हो तो एकतांता के माध्यम से समूह पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यदि आवश्यकता समझे तो शुरू में कठोर एवं बाद में अधिक लचीला दृष्टिकोण अपना सकते हैं। परीक्षण के प्रशासन, ठीक है, परीक्षण के प्रशासन में यह ध्यान रखना पड़ता है कि वातावरण परीक्षार्थी के अनुकूल है या नहीं। यानी जो परीक्षण कक्ष होता है या परीक्षण जो है वो परीक्षार्थी के अनुकूल होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये आज हम लोग देखें ये 25 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब